इस वीडियो लेक्चर में हम माइकलसन, मोरले एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में एक विशेष प्रकार के उपकरण, एक जिसको इंटरफेरोमीटर कहते हैं, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ apparatus जिसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं, का यूज किया गया। इस इंटरफेरोमीटर में एम्पलीट्यूड डिवीजन के द्वारा दो कोहेरेंट सोर्स यानी कलाब संबद्ध स्रोत उत्पन्न किए गए और उसके बाद में इन सोर्स से चलने वाली लाइट वेव्स के मध्य इंटरफ्रेंस होने के कारण यानी व्यतिकरण होने के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप इंटरफ्रेंस पैटर्न प्राप्त हुआ। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है कि इसमें यहाँ पर एक सोर्स होता है और इस सोर्स के आगे एक लेंस रख दिया जाता है और जैसे ही इस सोर्स से लाइट रेज इस लेंस पर गिरती है तो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर जो लाइट रेज होंगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस व्यवस्था को हम कोलीमेटर कहते हैं यानी समांतरक कहते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है कि ये जो लाइट रेज है ये एक 45 डिग्री एंगल पर झुकी हुई एक हाफ सिल्वर्ड प्लेट पर गिरती है। हाफ सिल्वर्ड प्लेट यानी अर्धस्थित प्लेट। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी प्लेट होती है जिसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है यानी परावर्तक होता है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक सेमी ट्रांसपेरेंट या सेमी रिफ्लेक्टेड टाइप की लेयर इस प्लेट के इस तरफ यानी अंदर की तरफ जो है बनाई जाती है। ये सेमी रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट सीधा ही ट्रांसमिट हो जाता है। इस प्रकार से देखें, ये लाइट रेज यहाँ पर गई और फिर रिफ्लेक्ट करते हुए अंदर की तरफ गई और यहाँ पर हमारी जो सरफेस होती है वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टेड टाइप का होने के कारण यानी परावर्तक होने के कारण इस लाइट का कुछ हिस्सा जो है ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो सीधा ही ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये जो हिस्सा सीधा ट्रांसमिट होता है वो आगे जाकर एक मिरर से वापस से रिफ्लेक्ट होता है। यानी ये जो हिस्सा होता है ये सीधा इस मिरर पे इंसिडेंट होता है और इस मिरर को हम M1 मिरर लिखने के लिए M1 मिरर कहते हैं या फिर लिखने के लिए हम M1 इस मिरर को कह देते हैं। तो ये जो लाइट रेज है ये इस मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर वापस से इस प्लेट के इस पॉइंट P पर पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो लाइट रे जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो यहाँ पर एक दूसरे मिरर जिसको हम M2 कहेंगे उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस से इस पॉइंट P पर आती है। इस प्रकार से इससे रिफ्लेक्ट हुए लाइट रेज और इससे रिफ्लेक्ट हुई लाइट रेज दोनों जब पॉइंट P पर पहुंचती है तो पॉइंट P पर इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है और इस इंटरफ्रेंस पैटर्न को हम एक टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लाइट रे हैं एक कॉमन सोर्स से आ रही है और उसके बाद में ये लाइट रे का जो एम्पलीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इस तरफ और दूसरी इस तरफ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है। जो इंसिडेंट जो एम्पलीट्यूड था
वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इस पार्ट में और इस पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड डिवीजन यानी आयाम विभाजन। और लेकिन खास बात ये होती है कि इस एक्सपेरिमेंट में ये पॉइंट P से जो डिस्टेंस है PM2 और PM1, ये फिजिकली दोनों इक्वल हैं, एक डिस्टेंस d को इक्वल मान लेते हैं। लेकिन लाइट रे के कोरस्पॉन्डिंग यदि हम लाइट रे की दृष्टि से देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि देखें यहाँ पर लाइट रे जो है ये इस पॉइंट P पर पहले ऊपर की तरफ जाती है और इसका जो कुछ हिस्सा होता है वो इस प्लेट P से गुजरता है, एक तो जाते वक्त और दूसरा वापस आते वक्त। और जब लाइट किसी मीडियम से, किसी डेंस मीडियम से गुजरती है तो उसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाती है। और हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशो होता है C/V। C वेलोसिटी है लाइट की, V मीडियम में वेलोसिटी है, तो V इक्वल होता है C/N। N यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, हम U के द्वारा भी शो करते हैं, पर यहाँ मैं N के द्वारा शो कर रहा हूँ। तो आप देखोगे जो वेलोसिटी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब लाइट रे यहाँ पर दो बार वार करती है, एक तो जाते वक्त और दूसरी वापस आते वक्त। इसका मतलब ये है जब लाइट रे यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो जाते वक्त थोड़ी स्लो हो जाती है और आते वक्त भी थोड़ी स्लो हो जाती है। इस कारण से लाइट रे जो है जाते वक्त कुछ टाइम लेगी और आते वक्त भी इससे जब गुजर रही होगी तो कुछ टाइम लेगी, यानी कुछ स्लो हो जाएगी, तो आते वक्त और जाते वक्त वो कुछ टाइम लेगी, एक्स्ट्रा टाइम लेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि लाइट रे सीधी जा रही है और उसके बाद में बिना इसके बाद में हवा में ही ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होती हुई, यानी इस मिरर से टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट होती हुई वापस से इस पॉइंट P पर आती है। तो इन दौरान लाइट रे को किसी एक्स्ट्रा मीडियम से पास होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके कारण क्या होता है कि एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सीधी सी बात है कि लाइट रे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की तुलना में कुछ ज़्यादा समय लगता है। डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो है इस प्लेट के इसके कारण क्रिएट हो जाता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर एक दूसरी प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी ठीक उसी मटेरियल की बनी हुई, जैसे फर्स्ट मटेरियल या नीचे से ये प्लेट बनी हुई है, ठीक उसी मटेरियल की बनी हुई, उसी एंगल पर, उसी मोटाई की एक दूसरी प्लेट को यहाँ पर रख दिया जाता है, इस प्रकार से उसी एंगल पर। तो अब देखें, जब लाइट रेज जब इस पे इंसिडेंट होगी तो वो कुछ रेफ्लेक्ट हो जाएंगी और रेफ्लेक्ट होते हुए फिर वो आगे की तरफ निकलेंगी। तो लाइट रे जाते हुए इतना डिस्टेंस कवर करती है, एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है, और जो कि मीडियम है इस लाइट रे की स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। और जब वापस से ये रिफ्लेक्ट होगी तो वापस से लाइट रे इसी पाथ को प्राप्त करते हुए वापस से पॉइंट P तक पहुँच देगी। तो जाते हुए लाइट रे कुछ समय के लिए इस मीडियम में रहेगी और इस कारण इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और आते वक्त फिर लाइट रे इसी मीडियम में रहेगी, इसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाएगी। तो दोनों जो लाइट रेज होंगी वो इसी पॉइंट P पर अब इक्वल पहुंचेंगे, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो इसके इस पार्ट में से गुजरने के कारण कम हो रही थी, और इसकी जो स्पीड होगी वो इस पार्ट में से जाते वक्त और आते वक्त गुजरने के कारण कुछ कम हो जाएगी। इसलिए दोनों ही पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस d है ये अब फिजिकली भी इक्वल है, और अगर हम लाइट की स्पीड के हिसाब से देखें या लाइट के लिए पाथ डिफरेंस के हिसाब से देखें तो भी इक्वल है। इसको हम बोलेंगे कि अब लाइट रेज के ऑप्टिकल पाथ इक्वल है। ये ऑप्टिकल पाथ और ये ऑप्टिकल पाथ दोनों इक्वल है। तो ऑप्टिकल पाथ को इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पर कंपनसेटिंग यानी प्रतिकारी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।
कॉम्पनसेटिंग प्लेट। तो इसका जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो कई टाइप का प्राप्त होता है, ठीक है। और क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये जो मिरर्स हैं वो किस एंगल पे हैं। जनरली इसका जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है इस प्रकार से सर्कुलर, ब्राइट और डार्क फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होता है। फ्रिंजेस होती हैं कुछ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डार्क है, ये फिर यहाँ पर डार्क है, फिर यहाँ पर डार्क, फिर यहाँ पर डार्क, फिर यहाँ पर डार्क। इस वजह से बीच में जो वाइट वाला पोर्शन है उसको ब्राइट मान सकते हो। तो क्या कर सकते हैं आप, एक कात्र क्रम में कुछ ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, सर्कुलर शेप की होती हैं, और कुछ डार्क फ्रिंजेस होती हैं, वो भी सर्कुलर शेप की होती हैं। तो इस प्रकार से इसका एक पैटर्न बनता है। अब क्या होता है कि यदि ये पार्ट डिफरेंस कैसे भी करके चेंज हो जाए, जैसे मान लो आपने वीडियो को थोड़ा ऊपर खिसका दिया या थोड़ा नीचे खिसका दिया, तो आपके ऊपर खिसकाने से और नीचे खिसकाने से ये पार्ट डिफरेंस कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ये चेंज होगा तो क्या होगा कि इस सेंटर से आपको कुछ फ्रिंज अंदर की तरफ जाती हुई या फिर बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। तो क्या होगा, जैसे ही ये पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा, जैसे आप इसको थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, तो ये जो डिस्टेंस टी है वो चेंज होगा। डिस्टेंस डी चेंज होने से जो फ्रिंजेस हैं वो कुछ या तो अंदर की तरफ जाएंगी या फिर कुछ बाहर की तरफ निकलेंगी। इसको बोलते हैं अपने फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंजों का विस्थापन। तो अब इस फ्रिंज शिफ्ट को माइकलसन मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखने के लिए इस पूरे सेटअप को तैयार किया। तो अब हम देखते हैं कि माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और इसका रिजल्ट क्या होने चाहिए थे, क्या रिजल्ट हुआ। अब सबसे पहले माइकलसन मोरले ने ये चीज़ एज्यूम की कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड रोटेट करती है, इस तरीके से। और ये जो डिस्टेंस होती है वो 150 मिलियन किलोमीटर होती है, मिलियंस किलोमीटर, यानी ये एक 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस होती है। और इस प्रकार से यदि हम इस अर्थ की रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी के द्वारा यदि हम इसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मेजर करें या फिर ज्ञात करें तो आती है v3 टेंस टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ, और ये मान लेते हैं कि ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट, और जो अर्थ है अभी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। स्पीड कितनी है, इतनी 3 मल्टीप्लाइड विद 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मूव कर रही है, वे स्पीड से मूव कर रही है। अब चूंकि ऑपरेटस यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए ऑपरेटस भी मूव करेगा, ठीक है। तो अर्थ के साथ जो चीज़ें जो अर्थ पर रखी हैं वो तो अर्थ के साथ साथ मूव करेंगी। तो मान लेते हैं कि ऑपरेटस एक पर्टिकुलर पोजीशन में एक पर्टिकुलर जगह पर रखा हुआ है और अर्थ रोटेट कर रही है, इसलिए जो पूरा ऑपरेटस है हर एक चीज़ पूरे ऑपरेटस की वो भी अर्थ की वेलोसिटी वो से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सन। अब ईथर हाइपोथेसिस के द्वारा, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है या किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो उस मीडियम को ईथर माना गया। अब हर जगह पर ईथर जो है फैला हुआ है, इसको हम ल्यूमिनिफेरस ईथर बोलते हैं। ल्यूमिनिफेरस का मतलब
क्योंकि इसके अंदर से लाइट गुजर सकती है, इसलिए ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो हर जगह पर ल्यूमिनिफेरस ईथर फैला हुआ है, और ये जो हमारा अपरेटस है वो भी एक ल्यूमिनिफेरस ईथर के अंदर डूबा हुआ है। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इथर हाइपोथेसिस के द्वारा। और ईथर में जो लाइट की स्पीड होती है वो c होती है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि यदि आप रिलेटिव के टर्म में बोले तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ईथर के रिलेटिव में जो लाइट की स्पीड होती है वो c है। अब मान लेते हैं कि इस जब अपरेटस मूव कर रहा है तो ईथर इसके साथ ड्रैग नहीं कर रहा है, ईथर पूरी तरीके से रेस्ट पोजीशन पर है, राइट। हमारा अपरेटस मूव कर रहा है लेकिन ईथर इसके साथ बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर रहा है, इसलिए ईथर किसी प्रकार का गति नहीं कर रहा, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है। तो अब क्या है, लाइट रेज अच्छा एक चीज और कि इस अपरेटस को इस तरीके से रखा हुआ है कि जो PM1 डायरेक्शन है, PM1 जो डायरेक्शन है, PM1 जो साइड है वो अर्थ के मूव करने की डायरेक्शन में, यानी PM1 साइड इस प्रकार से यहाँ पर अगर प्लेट P मानते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारा मिरर M1 होगा, तो जस्ट परपेंडिकुलर मिरर हमारा M2 होगा। अब क्या है, जैसे ही लाइट रे यहाँ से बाहर निकलती है, अब चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ईथर फैला हुआ है, ईथर भरा हुआ है, और ईथर में लाइट की स्पीड c होती है, इसको इस तरीके से बोलते हैं कि ईथर के विद रिस्पेक्ट लाइट की स्पीड c है। तो जब लाइट रे यहाँ से होती हुई और जब यहाँ तक पहुँचती है तो ये अपरेटस जो है इसके अर्थ के साथ साथ v वेलोसिटी से मूव करता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही लाइट की स्पीड c और जो अपरेटस v एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रिलेटिविटी के प्रिंसिपल से हम जानते हैं या ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन से हम जानते हैं कि इस अपरेटस के विद रिस्पेक्ट जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी c माइनस v। इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं v डैश इक्वल्स टू v माइनस v। ये हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी प्रिंसिपल से जानते हैं। अब हमको अपरेटस के विद रिस्पेक्ट लाइट की स्पीड मेजर करनी है, तो अपरेटस के विद रिस्पेक्ट मेजर करनी है, अपरेटस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो v होगा कैपिटल V, ये अपरेटस की वेलोसिटी v, और जिसकी स्पीड को हम रिलेटिवली मेजर करना चाहते हैं, हम लाइट की स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, तो वो हो गया c और v डैश। तो v डैश फॉर्मूला जो बताएगा वो बताएगा कि इस अपरेटस के विद रिस्पेक्ट लाइट की स्पीड कितनी है, v डैश इक्वल टू c माइनस v। तो अब लाइट की स्पीड यहाँ से निकलने के बाद में c नहीं रहेगी, हालांकि एक्चुअल में c है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लाइट जो है इस मिरर को अप्रोच कर रही है, M1 मिरर को अप्रोच कर रही है, लेकिन M1 मिरर खुद v1 स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी इफेक्टिव स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, c माइनस v। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हमने मान लिया d, तो लाइट को यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय कितना हो गया, d अपॉन c माइनस v। कौन सी डिस्टेंस होगी, PM1 डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय, ठीक है। अब जो लाइट रे यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी वो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस से भी इस पॉइंट P की तरफ आएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ईथर भरा हुआ है और ईथर में लाइट की स्पीड होती है c। तो अब जब ये प्लेट इस P तक पहुंचेगी और ये जो प्लेट है, प्लेट P और पूरा अपरेटस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अर्थ वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो इस प्लेट P के विद रिस्पेक्ट इस लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करनी है, प्लेट P के विद रिस्पेक्ट में। और प्लेट P जो है वो v वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कितना हो जाएगा ये माइनस v, राइट। और लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमको लाइट की स्पीड c इस अपरेटस के विद रिस्पेक्ट या इस प्लेट P के विद रिस्पेक्ट मेजर करनी है, और लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि इस v के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगी माइनस c। तो ये हो जाएगा v डैश इक्वल टू c माइनस v। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा v इक्वल्स टू c प्लस v। जो माइनस होगी वो डायरेक्शन को शो करेगी। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों माइनस कॉमन आ जाएंगे। तो लाइट की जो स्पीड हो जाएगी इस अपरेटस के विद रिस्पेक्ट या फिर प्लेट P के विद रिस्पेक्ट हो जाएगी v इक्वल टू c प्लस v। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय क्या हो जाएगा d। अब देखो लाइट इस तरफ आ रही है और जो ये जो प्लेट P है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो आप देख सकते हो दोनों ही क्या होगा कि आप कह सकते हो कि ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो इफेक्टिव जो स्पीड होगी लाइट की वो बढ़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी c प्लस वी, तो कितना हो जाएगा ये c प्लस वी। तो लाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करने में जो लगा समय होगा वो हो जाएगा t अपॉन c प्लस वी। अब लाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक और वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पाथ को कवर करने में लगा समय, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद में t अपॉन c माइनस वी और c प्लस वी। तो जो टोटल टाइम लगा t1 d अपॉन c माइनस वी और d अपॉन c प्लस वी, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये इसका लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, c माइनस वी और c प्लस वी, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा डिस्टेंस जो t है ये कॉमन आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा c प्लस वी और ये हो जाएगा c माइनस वी। तो ये प्लस का ये माइनस का उसमें कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल t1 कितना निकल जाएगा t2 और c ये कैंसिल हो गया अपना, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको आप a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूले से कर सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हम जब कुछ अप्रोक्सीमेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट क्यों करेंगे, क्योंकि जो इस पूरे अपरेटस की जो मूव करने की जो स्पीड है 3 मल्टीप्लाइड विद 10⁴ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड से काफ़ी कम है, तो हम कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो t1 टू डी अपॉन सी, यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर c है, ये c स्क्वायर है तो c कट जाएगा, तो यहाँ पर c बचेगा एक्चुअली, तो c1 हो जाएगा 2d अपॉन c और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बायनॉमियल एक्सपेंशन से हम जानते हैं, बायनॉमियल थ्योरम में द्विपद प्रमेय से हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है 1 प्लस एन एक्स होती है, ये बायनॉमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है। 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से और भी इसमें टर्म्स आ सकती हैं। यदि x जो है उसकी वैल्यू 1 से काफ़ी कम हो
तो 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होती है लगभग 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होती है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि यहाँ पर कि जो लाइट की स्पीड c है वो प्रकाश की स्पीड की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और यदि सी स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। सी स्क्वायर करेंगे लाइट की स्पीड जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जो v है मीटर पर सेकेंड, इसकी तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा होगा ये। तो इस प्रकार से देखें ये सी स्क्वायर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, वी स्क्वायर की वैल्यू काफ़ी कम है, तो वी स्क्वायर अपॉन जो सी स्क्वायर जो होगा वो ए की तुलना में काफ़ी कम होगा, राइट। तो चूँकि यहाँ अगर हम इससे इसकी तुलना करें तो x यहाँ पर ये है और यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो और ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, 1 से। दो चीज़ें हमारे पास हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t1 इक्वल्स टू 2d1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी। अब चूँकि हम इसको ऊपर की तरफ ले गए, इसकी पावर कितनी आ गई, -1। चूँकि हम इसको ऊपर की तरफ ले गए, इसकी पावर कितनी आ गई, -1, राइट। सेम चीज़ है 1 प्लस यहाँ पर इसको माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख दिया और इसकी पावर -1। तो ये कितनी हो जाएगी इस बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार, 1 प्लस एन यानी कि पावर कितनी है, -1, यहाँ लिख दो -1। एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो कितना का माइनस में कितना होगा, प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो x की वैल्यू है ना वो 1 से काफ़ी ज़्यादा कम है। माइनस को इसमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि माइनस तो ये है x के साथ एक जुड़ा हुआ चिन्ह है, जो कि x की जो वास्तविक वैल्यू है वो 1 की तुलना में काफ़ी कम है, राइट। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर देखें 2d अपॉन सी, और ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी जगह पर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि लाइट को यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय कितना हो जाएगा, t1 इक्वल्स टू 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये PM2 वाली, इसमें देखेंगे कि लाइट रे को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय। जब लाइट रेज जैसे यहाँ से निकलती है तो साथ दो घटनाएं घटती हैं। क्या घटना घटती है, पहली कि जब जैसे लाइट रे यहाँ से निकले तो ये जो मिरर है वो आगे की तरफ जा रहा है, और दूसरी इसका ये घटना घटती है कि जैसे मेरा आगे की तरफ जा रहा है एक अलग तरीके का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लाइट को कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्लेट P है और मिरर यहाँ पर M2 है। लाइट रेज जब इसी पॉइंट A पर भी टकरा रही होती है, जैसे ये टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, जो हमारा मिरर है M2 वो आगे की तरफ खिसक जाएगा
यहाँ पर खिसक गया, और ये जो प्लेट है वो भी खिसक जाएगी क्योंकि जो पूरा apparatus है उस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इस पोजीशन नंबर 2 पर लाइट रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी वो इस मिरर से टकराती, और उसके कुछ समय बाद में जब हमारा मिरर यहाँ पर पहुँचेगा और ये जो प्लेट भी है इसके साथ यहाँ पर हो जाएगी, तब लाइट रे जो है वापस से इस प्लेट पर पहुँचती है। यानी इससे हमें क्या पता लगा कि जो लाइट रे है वो सीधी नहीं जा रही, बल्कि इस टिपिकल डायरेक्शन से मूव करती है। इस देखें, इस तरीके से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई और फिर इस पे रिसीव हुई। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर जो हमारा प्लेट पी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर पोजीशन 3 तक पहुँच जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट रे यहाँ से ले यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर कर रही थी जो कि डी डिस्टेंस इक्वल था, लेकिन जब हमारा apparatus मूव कर रहा होता है तो लाइट रे को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऐसी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है जो कि डी के इक्वल नहीं है, डी से कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे यानी कि मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डी के इक्वल, और लाइट रे पॉइंट 1 से लेकर और इसको कह सकते हो आप पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ईथर है और इस ईथर के किसी भी डायरेक्शन में लाइट की स्पीड सी ही रहेगी, लाइट की स्पीड यहाँ पर सी है। जब लाइट रे यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुँचती है तो जो apparatus है वो ए से लेकर सी तक पहुँच जाता है, यानी जो apparatus है वो v वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर टाइम में जब लाइट रे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती है उसी पर्टिकुलर टाइम में जो apparatus है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खिसक जाता है। तो apparatus के द्वारा ये डिस्टेंस ट्रेवल करके एस सी डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड कितनी है इसकी v, और लगा समय मान लेते हैं v टी ए बी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी डिस्टेंस हो जाएगी। लाइट की स्पीड है सी और लगा समय टी ए बी। अब जो ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ए बी सी, वो एक समकोण ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस क्या है इसकी, ये ए बी हाइपोटेनस है, कर्ण स्क्वायर ए बी की वैल्यू कितनी है देखेंगे, इसके लिए ए बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर आधार बेस ए सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर लंब बी सी स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करते हैं जिसमें ए बी की वैल्यू है सी स्क्वायर टी ए स्क्वायर बी और ए सी की वैल्यू है बी स्क्वायर टी स्क्वायर ए बी और बी सी, ये डिस्टेंस है डी स्क्वायर, बी सी डिस्टेंस होगी डी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर ए बी बाहर निकाल लेंगे, टी स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो
टी ए बी बराबर टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर द रूट, तो हो जाएगा टी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर द रूट। ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। अब ये वाली कंडीशन वापस मैं बना रहा हूँ। M2 point A to B C और ये डिस्टेंस ठीक। अब जैसे यहाँ पर टी ए पे मेज़र किया है, वैसे आप यहाँ पर टी पी डी पे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि लाइट रे मान लेते हैं कि सिंपल है कि टी बी डी लाइट रे जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा समय टी पी डी है, और इस पर्टिकुलर टाइम में लाइट यहाँ से लेकर जो हमारा पेटस है वो सी से लेकर टी तक पहुँच जाता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पी टी पी डी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी सी टी पी डी, सेम वही जो हमने किया था। तो टी पी डी भी आप निकाल सकते हो सेम उसी की तरह, टी पी डी इक्वल्स टू टी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम ज्ञात कर चुके हैं टी ए बी टी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ठीक इसी प्रकार से टी बी टी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब लाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय T2 TA, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा समय TAB, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा समय TBT। तो ये हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2D सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, और जैसे सी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो जो इसका सी स्क्वायर है वो जो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 12c बचेगा, और यहाँ अंदर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2t अपॉन सी और T2 हो जाएगा 2t अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ। अब हम जानते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये एक के तुलना में काफ़ी कम होता है, यानी इज वेरी लेस देन टू 1, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे, और इस बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा, एक्सपेंशन के द्वारा हम इस T2 को अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में। तो बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस
x की पावर n होती है 1 प्लस एन एक्स के अप्रोक्सीमेट, कब? जब x की वैल्यू 1 की तुलना में कम हो। तो T2 हो जाएगा, नीचे राशि को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी जब इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, 2d/c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ। और अब हम इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे, बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। 2d/c देखें 1 1 n, यानी इसकी पावर कितनी आ रही है? माइनस ऑफ। अब x, यहाँ पर जब आप इसको कंपेरिजन करेंगे तो जो x होगा वो माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पे इक्वल होगा, तो हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फिर कंपेरिजन कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर x है तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि आप इसको आप इसके फॉर्म में नोट करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये हो सकता है, 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इन दोनों की फॉर्म सेम है, 1 1, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि इस x की जो वैल्यू है उसकी जो आप कह सकते हो रियल वैल्यू है वो 1 की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए हम बायनॉमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर दिया। तो हो जाएगा 2d/c और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इस प्रकार से हमने T2 को ज्ञात कर लिया। अब इस प्रकार से हमने T1 भी ज्ञात कर लिया, T2 भी ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों जो टाइम डिफरेंस कितना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार डेल्टा T, T2, T1 माइनस T2, जो ज़्यादा समय है उसको हम पहले ले रहे हैं और जो कम है उसको हम बाद में ले रहे हैं। बेसिकली हमारा मोटिव जो है वो टाइम डिफरेंस को निकालना है। तो टाइम डिफरेंस यानी समय अंतराल हो जाएगा 2d/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2d/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2d/c कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, देखें ये माइनस है, जैसे आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, चूँकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलने के बाद इसके जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इसका साइन प्लस है, माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इसमें ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में, प्लस का और माइनस का ये आपस में घट जाएंगे, तो हो जाएगा 2d/c, तो वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। अब ये 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा t वी स्क्वायर सी स्क्वायर सी क्यूब, सी स्क्वायर और c कितना हो जाएगा? c क्यूब। तो ये टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लेट पे तक दोनों लाइट्स जो M1 से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट P की तरफ आ रही थी या प्लेट P की तरफ आ रही थी, और दूसरी जो M2 से रिफ्लेक्ट होकर इस प्लेट P की तरफ आ रही थी,
उन दोनों के बीच में कोई टाइम इंटरवल होगा, दोनों सेम टाइम पर नहीं पहुंचेगी, और टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी। तो अब इस समांतर के दौरान, इस टाइम डिफरेंस के दौरान, इस टाइम इंटरवल के दौरान लाइट को कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ रही है वो हम याद कर लेंगे। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। सी डेल्टा टी की वैल्यू है टी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। तो ये सी क्यू, ये सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इंटरेस्टिंग बात है, एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में मैंने आपको बताया लेकिन फिर भी उनके ऑप्टिकल डिस्टेंस बराबर नहीं थी, और ऑप्टिकल डिस्टेंस को बराबर करने के लिए हमने एक कंपनसेटिंग प्लेट या फिर प्रतिकारी प्लेट का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस अपरेटस के अर्थ के साथ साथ मूव करने के कारण रिलेटिविटी से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि PM2 और PM1 दोनों इक्वल होने के बावजूद भी लाइट के लिए ये इक्वल नहीं है, और इतना डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब जब पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो जो फ्रिंज है, एग्जांपल जैसे ये फ्रिंज है, इस फ्रिंज में कुछ शिफ्ट आएगा, या तो एक फ्रिंज बाहर निकल जाएगी, या दो फ्रिंज बाहर निकल जाएगी, या फिर फ्रिंज अंदर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये उस एक्सपेरिमेंट के अंदर है, यानी वो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पाथ डिफरेंस को महसूस नहीं कर सकते। अब इस पूरे अपरेटस को हम 90 डिग्री एंगल पर घुमाएंगे। जैसे हम इसको 90 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं, M1 और M2 की पोजीशन चेंज हो जाती है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा M1, इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और सोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। और ये हमारी प्लेट P, ये लाइट यहाँ पे आएगी, इसका कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट होगा। अब इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर ये M2 की तरफ जाएगा, और उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस ये इस प्लेट P तक पहुंचेगा। कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ट्रांसमिट होगा, वो सीधा निकल जाएगा, और M1 से रिफ्लेक्ट होकर वापस से पॉइंट P तक पहुंचेगा। पॉइंट P पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और जिसे हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब पूरा अपरेटस, अब अर्थ जो है बच्चों इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हम सेम कैलकुलेशन
जैसे अभी हमने की थी सेम वही करेंगे। तो ये देखें, ये जो M2 मिरर है ये अब अर्थ की वेलोसिटी के साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि पहले परपेंडिकुलर था। और M1 मिरर अब परपेंडिकुलर है, पहले ये अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा था। और हमने देखा कि जो मिरर अर्थ के साथ साथ अर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके लिए टाइम डिफरेंस ज़्यादा है, यानी उसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा समय ज़्यादा है। और जो परपेंडिकुलर है उसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा समय इसकी तुलना में कुछ कम है। तो अब ये M2 मिरर के लिए टाइम होगा T1 होगा और M1 मिरर के लिए टाइम जो होगा वो T2 होगा। तो अब क्या हुआ, चूंकि इन दोनों के बीच में कुछ टाइम डिफरेंस पाया जाएगा और T1 टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसा अभी हमने देखा कितना डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ। ध्यान रखें, ये मिरर M1 के लिए था और ये मिरर M2 के लिए था, लेकिन इन दोनों में अब समानता क्या है कि दोनों जो अर्थ है उसी की स्पीड से मूव कर रहे हैं। पहले जब अपरेटस इस पोजीशन में था तो ये साइड यानी PM1 ज़्यादा थी, लाइट के लिए बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे आपने इस अपरेटस को 90 के एंगल पर घुमाया तो PM2 जो साइड है वो ज़्यादा होगी। कि जब आप अपरेटस को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ले जाओगे तो एक सडन पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट के लिए PM1 जो साइड थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही आपने 90 डिग्री एंगल पर इसको घुमाया PM1 साइड कम हो गई और PM2 बढ़ गई। इसलिए लाइट को एक पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो आप निकालोगे पार्ट डिफरेंस को, इसके लिए सेम वही की भी प्रोसेस है जो अभी तक हमने की है, सेम वही आएगा, टी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगी। अब जब आप एपरेटस को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ले जाओगे तो क्या होगा कि एक अलग से पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा डेल्टा एक्स। जो पहले साइड ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी और जो कम थी वो ज़्यादा हो जाएगी। इससे होगा क्या कि एक रिजल्टिंग पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि इसके जस्ट अपोजिट, जो कि डेल्टा एक्स के जस्ट अपोजिट होगा। तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके लिए कितना, डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इसके लिए डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टोटल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री एंगल पर घुमाने के बाद 2d वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये होगा आपका टोटल पार्ट डिफरेंस। इसको डेल्टा एक्स की जगह छोड़ लिख सकते हैं, डेल्टा कैपिटल एक्स कर लेते हैं इसको, डेल्टा कैपिटल एक्स। ये टोटल पार्ट डिफरेंस है। ये कब क्रिएट होता है, जब आप अपरेटस को 90 डिग्री एंगल पर घुमा देते हैं। और जब पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो माइकसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के द्वारा फॉर्मूले से हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। एन यहाँ पर है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई,
आपको बता चुका हूँ, जैसे ही पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, कुछ फ्रिंजें अंदर की तरफ जाएंगी या कुछ फ्रिंजें बाहर की तरफ जाएंगी। कितनी फ्रिंजें बाहर जा रही हैं उसकी वैल्यू n होती है। लैम्डा यहाँ पर क्या है कि जिस लाइट सोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इस प्रकार से टू टी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और लैम्डा। n क्या चीज़ है? विस्थापित फ्रिंजों की संख्या या फिर शिफ्टेड फ्रिंज, नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज। तो n की वैल्यू इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट सोर्स लिया गया उसकी वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम। और जो d है वो थी 11 मीटर। d आप समझ सकते हो PM1 और PM2, प्लेट P की M1 और M2, मिरर से डिस्टेंस 11 मीटर, लाइट की वेलोसिटी c और p जब इन सभी की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाता है तो हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट आती है। इसका मतलब ये है कि इतनी जो फ्रिंजें होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि फ्रिंज पैटर्न में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, यानी नेटेरी एंगल पर घुमाने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई भी फ्रिंज शिफ्ट प्राप्त नहीं हुआ। इसे हम नेगेटिव रिजल्ट कहते हैं। यानी माइकलसन मोर्ले ने जो आशा की थी कि फ्रिंज शिफ्ट होनी चाहिए वो फ्रिंज शिफ्ट नहीं होती, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस नेगेटिव रिजल्ट के सपोर्ट में, या फिर ये कह सकते हो कि ईथर के सपोर्ट में, कुछ हाइपोथेसिस और पढ़ेंगे।